नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे हाथरस घटना और उसके बाद शुरू हुई राजनीति की। 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को हाथरस में दर्दनाक घटना घटी। विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग में, प्रवचन में भगदड़ हुई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग लापता हैं, अभी भी उनके परिजन ढूंढ रहे हैं। बहुत दर्दनाक घटना है और बहुत कष्टकारी है, क्योंकि सत्संग में लोग गए थे और वो लोगों ने अपना जान गंवा दिया और भगदड़ हुई। हालांकि प्रशासन सतर्क है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जांच करा रही है, पुलिस हरकत में है, जांच पड़ताल जारी है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है। सेवादारों की, आयोजकों की एफआईआर भी दर्ज कर दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर अगर इतने लोग जुटे, इकट्ठा हुए, इतनी बड़ी भीड़ थी, तो आखिर उसका मैनेजमेंट कैसे था, व्यवस्था किस तरह की थी कि भगदड़ हुई और लोग मर गए, लोग एक दूसरे पर गिरे और एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल गए। क्या इसके पीछे कोई शरारत है, कोई साजिश है, या जिस तरीके से भीड़ में, मेला में भगदड़ हो जाता है और लोग मर जाते हैं उसी तरीके से है? तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसकी जांच चल रही है। पुलिस भी जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि इसके तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक हादसा है या साजिश है। अब उसकी जांच होगी। पुलिस अपने ढंग से जांच कर रही है, गिरफ्तारी भी इसमें हो रही है, लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, एफआईआर भी है। लेकिन एफआईआर जो है उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि आखिर जो बाबा हैं वो भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं, विश्वहरि भोले बाबा, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? तो इसको लेकर के भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से तीर भी चलाए जा रहे हैं। निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी को लिया जा रहा है और बीजेपी की स्थिति और उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति अभी असमंजस की है। सरकार पूरी मुस्तैद दिखना चाहती है, एक्शन में दिखना चाहती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ तत्काल प्रभाव से हाथरस पहुंच गए और जाकर के पीड़ितों से मिले, उन्होंने जायजा लिया, पूरी जानकारी ली, जांच कहां तक आगे बढ़ी है उसकी जानकारी उन्होंने ली, निर्देश भी दिए उन्होंने, आदेश भी दिए उन्होंने। लेकिन एक दुखद बात है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद है। इतने लोग मर गए, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन सवाल है कि अपने देश में चाहे कोई हादसा हो, दुर्घटना हो या कोई भी घटना हो, सबको एक बार जाकर राजनीति के तराजू पर तौल ही दिया जाता है और वो राजनीति की तराजू पे वो तौलता हुआ दिखता है और उस पर राजनीति शुरू हो ही जाती है और फिर वो थमती नहीं है, फिर राजनीति आगे चलती चली जाती है और यहाँ भी राजनीति की शुरुआत हो गई है और सब लोग इस घटना को अपने अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से मापते हुए अपने अपने तीर छोड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर राजनीति क्यों शुरू हुई है? क्योंकि ये जो बाबा हैं ये दलित समाज से आते हैं, ये जाटव समाज से हैं और इनके जो भक्त हैं उन भक्तों में भी दलित समाज और पिछड़े समाज के लोगों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है। जो अब तक जानकारी निकल के आई है या जो मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक 90% से ज़्यादा उनके जो भक्त हैं वो दलित समाज और अत्यंत पिछड़े समाज के लोग ही हैं। और ऐसा नहीं कि वो हाथरस के हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जो हादसा हुआ है उसमें लोग मरे हैं, हरियाणा के लोग भी मरे हैं, राजस्थान वाले भी उसमें शामिल हैं, मध्य प्रदेश वाले भी हैं। तो बाबा का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और तमाम इन राज्यों के लोग भी, जहाँ भी उनका सत्संग होता था, प्रवचन का कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर लोग पहुँचते थे। सोचे कि जो आवेदन उनकी तरफ से दिया गया था उसमें मात्र 80,000 की चर्चा थी कि 80,000 के आसपास लोग आ सकते हैं और बताया ये जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग पहुँच गए। तो लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बाबा के प्रति लोगों की आस्था कैसी है, भक्ति कैसी है। बात ये भी आई कि चरण रज लेने के लिए, यानी जिस रास्ते से बाबा गुजर गए, जहाँ जहाँ उनके पाँव पड़े थे, तो वहाँ से मिट्टी उठाने के लिए, जिसे चरण रज कहा जाता है भक्ति की भाषा में, तो उसे उठाने के लिए लोग दौड़ पड़े और भगदड़ हो गई। फिर सेवादारों की भूमिका ठीक नहीं थी। तो ये तमाम सारी कानूनी बातें हैं और पुलिस उसकी जांच कर रही है और करेगी। सच्चाई और हकीकत जो होगी वो सामने आ जाएगी, वो तो बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन सवाल है कि अब राजनीति क्या है और इसका असर उत्तर प्रदेश पे क्या पड़ने वाला है? क्योंकि देखें, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से बीजेपी बहुत सतर्क है
और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के बीजेपी डरी हुई है और नए सिरे से अपने को मजबूत करने में और संगठन के तार को टाइट करने में जुड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ देखें, योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो पार्टी इसलिए डरी हुई है कि कहीं जो परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा, कहीं उसी तरीके का परिणाम विधानसभा में ना आ जाए, लिहाजा पहले से ही स्थिति को दुरुस्त कर लो। अब इसमें जो मरने वाले लोग हैं इस भगदड़ में, बाबा के सत्संग में, उसमें संख्या, जैसा मैंने पहले कहा कि अधिकतर लोग जो हैं वो दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग ही हैं। अब सीधी सी बात है कि जैसे इस हादसे की जानकारी आई, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जवाब दे रहे थे, और उसी दरमियान वो घटना घटी। अब इसको लेकर सबसे पहले राजनीति तेज हुई कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण को रोक क्यों नहीं दिया, और जब जानकारी उनको इतने देर से पहुंची या वो देर से बोले, अगर प्रधानमंत्री पहले ही क्यों नहीं बोले, तो बहुत सारी बातें कही गई। उसी दरमियान मैंने सुना, खुद मैं गवाह हूँ कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जब वो जानकारी पीएम तक पहुंची, तो पीएम तक जानकारी पहुंचाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि कोई घटना घट जाए और तुरंत पीएम के पास कोई चला जाए और पीएम उस पर एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लेकिन पहले उसकी पूरी जांच परख कर ली जाती है, पुख्ता जानकारी ली जाती है, क्योंकि पीएम के बोलने का मतलब है कि उस पर एक्शन होना है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है, और हर बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि जानकारी लगी, ये कहीं से कोई खबर आ गई, फ्लैश टीवी पर आ गया और प्रधानमंत्री उस पर बोल पड़े, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सबसे पहले राजनीति इसी पर शुरू हुई, और पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि ऐसा हमारा राष्ट्राध्यक्ष है कि इतने लोग मर गए और वो भाषण दे रहे थे। अब यहाँ प्रधानमंत्री की मजबूरी थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका जवाब होना था, उसके बगैर वो पूर्ण नहीं होता, तो वो देते। लेकिन जानकारी मिलते ही उस पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन अब इस पर जातीय राजनीति शुरू है। अब तीर साधे जा रहे हैं कि भाई बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, तो कहे जा रहे हैं कि बाबा का नाम एफआईआर में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि बाबा के सारे भक्त जो हैं वो दलित समाज के हैं। अगर उनका नाम एफआईआर में शामिल कर दिया जाए तो जो उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, चूँकि प्रभाव क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव है उत्तर प्रदेश में है, तो दलित जो बिदक जाएंगे और फिर बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो जाएगा। तो वहीं तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, सपा हैं या दूसरे जो दल हैं, वो लोग भी अब इसका राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। अब तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई, पुलिस के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे, क्या उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया था, क्या ये जानकारी नहीं थी कि इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, इतनी भीड़ यहाँ पर आएगी, तो उस हिसाब से वहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अब हालांकि ये तो बहुत सारे इसमें टेक्निकल मामले हैं, क्योंकि जानकारी क्या दी गई थी या हो क्या गया, अब तो पुलिस उसको देख रही है निपट। लेकिन अब इस पर राजनीति इसलिए हो रही है कि ऐसा लग रहा है विपक्ष के तमाम दलों को कि एक ये ऐसा अवसर है कि इसके जरिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उसे दोषी करार दिया जा सकता है, उसे दलितों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका राजनीति पे असर होगा। और उसका असर जब असर होगा तो वो उसका परिणाम भी लोग विधानसभा चुनाव पर परिणाम पर भी उसका असर जाएगा। और यही वजह है कि देखिए सपा के तमाम सांसद इस पे बयान दे रहे हैं कि आखिर व्यवस्था कहाँ थी, सरकार के लोग कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी। उसी तरीके से अलग अलग दलों के द्वारा भी ये बयान दिए जा रहे हैं। और एक धारा ऐसी भी है जिनकी तरफ से ये तीर छोड़े जा रहे हैं कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जब खुद योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुँचे थे और जब वो सब कुछ देखने और समझने के बाद जब उन्होंने अपना बयान दिया, तो उसमें उन्होंने बाबा शब्द नहीं लिया, न उनका नाम लिया। कहा कि एक सज्जन आए थे जिनका यहाँ पर प्रवचन होना था, सत्संग होना था, वो सीधे तौर पर बोलने से वो परहेज किए। तो बात ठीक है, सीधी सी है कि अपने देश में जातीय समीकरण के हिसाब से ही राजनीति चलती है, चाहे दावे लाख कर लिए जाएं। विकासवाद की बात जरूर चर्चा में रहती है चुनाव जब आता है, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मोदी मॉडल मोदी के विकासवाद की बात खूब की गई, और बीजेपी के लोग दावा भी करते थे। लेकिन हकीकत कुछ और भी है, क्योंकि जातीय समीकरण को पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये कह दिया जाए कि अब जाति नहीं चलता, जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल ऐसे ये गलत है। अभी भी जो मैं समझ पाता हूँ उसके मुताबिक अगर पार्टियां जातीय समीकरण के हिसाब से पहले ही टिकट बांटती हैं, इसका तो अर्थ साफ है कि जाति के हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो अब चूंकि इसका जो रंग है और असर है वो जातीय होता चला जा रहा है, और जातीय होने का मतलब है कि राजनीति का अपना रंग सामने
आएगा ही। और इसीलिए बीजेपी सतर्क है और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क है कि ये सिर्फ दलितों के साथ अगर मामला चला गया तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दलितों ने साथ छोड़ दिया तो नुकसान हो गया, और इस घटना से अगर और भी दलित अगर नाराज हो गए, बिदक गए, तो फिर विधानसभा चुनाव में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी इसे बहुत ही, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ बहुत ही सतर्कता के साथ इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा की कि ताकि किसी को अवसर न मिले कि वो कह सके कि प्रदेश की सरकार इसको ठीक ढंग से नहीं ले रही है। तो ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, और एक धार्मिक आयोजन था, ये एक सत्संग था जहाँ प्रवचन होना था, ये कोई राजनीतिक जलसा नहीं था। लेकिन हादसा हो गया, लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। यानी इस घटना के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कायदे से बात कही जाए और देखी जाए तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें संवेदना होनी चाहिए। लोग मदद करें, जिन लोगों के परिजन इसमें मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। सरकार तो मदद कर ही रही है और उम्मीद है कि सरकार और ज़्यादा मदद करेगी, लेकिन राजनीति का रंग इस पर चढ़ गया है। अब इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि इसका क्या अर्थ आगे निकलता है और इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी के साथ।